कि मुकाम उसका नहीं बनता, मुकाम उसका नहीं बनता जिसे दुनिया बनाती है, मुकाम उसका बनता है जो दुनिया को बनाता है। यूथ फॉर मुंबई स्पीकर्स फोरम सन्माननीय श्री संजय जी पांडे साहेब, जोरदार टाळ्या होऊ द्या। वेल थँक यू। मी काही बनवलेलं नाही, सगळं जे काही बनवलेलं आहे ते इथे विश्वास साहेबांनी केलं आहे। मी आज पहिल्यांदा हे हॉल बघितलं, आश्चर्यचकित झालो। एवढा अरेंजमेंट एवढा कमी वेळामध्ये, तर बनवणारे तेच, विश्वास देणारे तेच, आणि इथे भाषण करणारे सुद्धा तेच। त्यांच्या भाषण ऐकून मी तरी उत्तेजित झालो। एवढे कविता मी तर आजपर्यंत ऐकली नव्हती जे त्यांनी इथे कविता मांडली इथे, आणि तुम्ही सगळ्या लोकांनी जे ऐकलं असेल। आता इथे बरेचसे भाषण झाले, मी तुम्हाला भाषण द्यायला आलो नाही। आय एम नॉट यूज टू, आई विल स्पीक नाउ। बरेच लोग बोले, मैं आज हिंदी में बोलता हूँ मैं आज, क्योंकि कोई भी प्रवक्ता यहाँ, जो कोई भी वक्ता यहाँ हिंदी में बोला नहीं, तो मुझे लगा मैं वो एक कमी है, उसको जरा मैं भरने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं हिंदी में बोलूँगा। मराठीमध्ये येते, पण जरा आज म्हणजे कोणी बोलला नाही म्हणून आज हिंदीमध्ये बोलणं गरजेचं आहे। सो लेट मी स्पीक। ऑल प्रिंसिपल्स, ऑल स्टूडेंट्स अंग्रेजीमध्ये, हिंदीमध्ये ऑल प्राध्यापक, जितने भी हमारे स्कूलों के जो छात्र हैं, हमारे साथ के हमारे सहकारी, व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारे नवनिर्वाचित सिटीज़न फोरम के अध्यक्षा, हमारे सिटीज़न फोरम के यहाँ पर उपस्थित सभी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स, और आप सभी और लोग जिन्होंने ये कार्यक्रम आज यहाँ साकार किया, उनका मैं आभार मानते हुए मुझे जो कहना है मैं शुरू करता हूँ। बच्चों ने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रश्न रखे। कुछ चीज़ें चुभने वाली थी, कुछ चीज़ें दुखाने वाली थी, और कुछ चीज़ें सहन करने वाली थी। चुभने वाली आपने जो कही, बच्चों पूरी तरह से मान्य करता हूँ। करप्शन के बारे में आपने बोला, आप एकदम ऑन द टारगेट थे। तो किसी ने कहा बूम, मैं कहता हूँ बिंगो, ऑन द टारगेट, एब्सोल्युटली ऑन द टारगेट। करप्शन, यस, वी आर देयर। बच्चों ने बोला हमें क्लीन मुंबई चाहिए। अगेन यू आर ऑन द टारगेट, एब्सोल्युटली ऑन द टारगेट, दैट द क्लीन मुंबई इज रिक्वायर्ड। आज क्लीन मुंबई की बहुत ज़रूरत है। आप निकलते हैं, किसी ने बताया, कचरा देखते हैं, घर के बाहर कचरा है, स्कूल जाते हैं तो कचरा दिखता है, ट्रेन में चढ़ते हैं तो कचरा दिखता है। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? मैं मानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सभी उन बच्चों से जिन्होंने यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में, कचरे के बारे में बात की, उनसे टोटली सहमत हूँ। थैंक यू। इसके अलावा मैं बॉम्बे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, किसी एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए। पता नहीं वो कहना चाहता था कि नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा समझा कि वो कहता है कि ट्रेन, हमारे बस, हमारी टैक्सीज, इनका कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए जिससे ऐसा ना हो। और मुझे भी ऐसा लगता है कि क्यों नहीं, सिंपल सी चीज़ है। शायद कई बार इसकी कल्पना भी की गई कि हम एक टिकट लें, वही टिकट बस में चले, वही टिकट ट्रेन में चले, और उसी पास से और उसी टोकन से मैं टैक्सी भी ले सकूं। क्या ये संभव नहीं है? मेरे ख्याल से पूरी तरह संभव है। और उस बच्चे को आज जिसने बोला, मैं उसका समर्थन करता हूं। तो मैंने कहा चुभने वाली बात तो करप्शन हो गई, दुखने वाली बात कहना चाहूँगा। और दुखने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप देखिए, मैंने शुरुआत कैरियर की धारावी से की। मैं खेरवाड़ी का डीसीपी था, निर्मल नगर का डीसीपी था, बकोला में, सब जगह जहाँ जहाँ स्लम्स हैं, वहाँ के कोई बच्चे यहाँ शायद आज आए नहीं, और आए भी होंगे तो शायद ऑडियंस में है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। जिस बच्चे ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, ही इज़
ही इज़ रियली वेरी गुड। एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं चाहता हूँ, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। मैं तो कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरा तो शायद समय भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं बहुत छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं। आज मेरा ये कल्पना है, ये संकल्पना, किसी ने बताया, किसी बच्चे ने कहा कि जो आप पेनल्टीज़ कलेक्ट करते हैं, आप उन पेनल्टीज़ को कलेक्ट करने के लिए इन लोगों को जो अगर लगाएं, इन ऐसे अनऑर्गेनाइज लोगों को, ऑर्गेनाइज में नहीं, ऑर्गेनाइज में जो मास्क चढ़ाने वाले उतारने वाले जो लोग लगाए थे उनका तो मैं ही विरोध करता था कि ज़बरदस्ती लोगों से 500-500 रुपये फ़ाइन लिए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ क्यों नहीं हम आज अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जो हम फ़ाइन कलेक्ट करते हैं, क्यों नहीं हम ऐसे बच्चों को और ऐसे लोगों को जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनको हम एम्प्लॉयमेंट दें और उनको ये कहें कि बेटा आपने इतना पैसा कलेक्ट किया, इसका 10% आपका हुआ। जो अगर ये हम कर सके ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, मैं अपनी तरफ से जो अगर सिटीजन फोरम इसको मूव करेगा तो मैं इसका सपोर्ट करूँगा कि ऐसे लोग जिनके पास कोई जगह नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। अब इस उम्र हो गई है तो कहानी बताना ज़रूरी है। शायर व शायरी मैं भले ही लखनऊ का हुआ, लेकिन शायर व शायरी मैंने कभी सुनी नहीं और मैं कर भी नहीं सकता। मेरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको दर्द बैठेगा, और दर्द की बात कर रहा हूँ। मैं धारावी में डीसीपी था, खेरवाड़ी में बैठता था। हमारे पास आज भी वहाँ के कुछ लोग आए थे। नवरक कंपाउंड हुआ करता, उसके सामने एक आदमी था जिसको हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस वाले पकड़ के मेरे सामने खड़े कर। मैंने मेरा एक रवैया बनाया था कि जितने भी चोर आप पकड़ेंगे, जितने भी गुनहगार लाएंगे, वो पहले तो ज़माना था, आजकल डीसीपी लोगों के पास समय होता है कि नहीं, बट मेरे पास समय था, तो मैं उनको सब मेरे सामने आप लेके आइए, मैं देखना चाहूँगा आपने किसको पकड़ा। तो हर 2-3 बार एक ही चोर मेरे सामने आया। ये एकदम सही बात है, आप सुनिए, मतलब एक्चुअली दुख की बात है। मैं उसको थोड़ा मजाक के तौर पे जब बोलने का मेरा कोई अंदाज़ा नहीं है और मैं अंदेशा भी नहीं। तो बच्चा मेरे सामने बार बार आता था। बच्चा तो नहीं था, मैरिड था। मैं उसे पूछा एक दिन, मैंने कहा 3 बार तू, अब जब भी कोई आता था तो अब जहाँ पे प्रेस वाले हैं मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन पुलिस में किसी और तरीके से होता है कि भाई ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, तो हम लोग उनसे अपने लहजे में बात करते हैं। तो मैं भी उससे उसी लहजे में बात करता था। एक दिन मैंने पूछा कि बेटा तो नहीं था, मतलब मेरे ख्याल से 23-24 साल का बच्चा लड़का था, कि ये ऐसा आप क्यों करते हैं? तो कहता है सर आप एक काम करेंगे क्या, आप मेरे साथ आके देख सकेंगे क्या मैं कहाँ रहता हूँ? मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ ये सब बातें करते हुए, तो माफ़ करिएगा। तो मैं एक दिन शाम को उसके यहाँ गया और उसने कहा सर देखिए ये मेरी माँ है, ये मेरा 2 महीने का बच्चा है, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, पिताजी गुजर चुके हैं, मैं क्या करूं? किस तरीके से अपना ज़िंदगी चलाऊं? मैंने जो किया वो टोटली कानूनन आईपीसी के तहत गुनाह है। मैंने कहा जो अगर ये बात है कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, मेरे पास उस वक्त आज की तारीख में बहुत पैसा सरकार देती है, डीसीपी के लेवल पे कुछ पैसा नहीं होता है, कमिश्नर साहब के पास बहुत बड़ी निधि है, वो भी मेरे पास नहीं थी, जो अगर होती तो मैं उसको दे देता। तो मैंने उससे कहा कि बेटा ऐसा है कि अब जितनी बार तुम चोरी करो तो कम से कम आके मेरे को बता दो कि कहाँ हुई। और मैंने उसको ये भी कहा, बांद्रा के नेशनल कॉलेज की प्रिंसिपल यहाँ बैठी हैं, वो शायद मेरे से बहुत नाराज़ हो जाए। मैंने कहा भाई मेरा एरिया इस रेलवे लाइन के इस साइड है, मतलब उधर माहिम है, उस साइड बांद्रा है, उधर सेंटा क्रूज वेस्ट है, हमारी लाइन के बाहर आप करो और फिर आपको यकीन नहीं होगा कि ठीक है, किसी को मारता नहीं था, किसी को पीटता नहीं था, सिर्फ कहता था कि साहब रात भर का खाना मिला, उसके बाद का पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो ये दुख भरी कहानी है। हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके, और आज इस सिटीजन फोरम को मैं तो ये कहना चाहूँगा कि साहब हम कुछ भी कर सके। जो अगर इस मुंबई में बहुत से लोग हंसते चेहरे दिखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के घर में रात को खाने को नहीं है, रात को सोने की जगह नहीं है। आप धारावी में जाके देखिए किस तरीके से लोग सो रहे हैं। पोंगल कहा जाता है, पोंगल का अर्थ आप समझते हैं? पोंगल में एक के ऊपर एक लॉफ्ट होती है, 10 बाय 10 पे 15 लोग सोते हैं। और आज जो अगर उसका समस्या, वो मेरे ख्याल से विज़न होना चाहिए। वो विज़न कई बच्चों ने यहाँ कहा और उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि बेटे आप सही बोल रहे थे,
यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमें नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक वार्डन्स बना के हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते, शायद वो गलतियाँ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक तरीके से हम ये फ़ाइन कलेक्शन, बहुत तरीके के फ़ाइन्स होते हैं। क्या ज़रूरत है ट्रेन में जो अगर हम ट्रैफिक टीटीज़ को रखते हैं, हम उनको भी सर्टिफाई कर सकते हैं। हम लोगों को, जिन लोगों के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको हम टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं फ़ाइन कलेक्ट करने के लिए। बहुत अच्छा विचार है। थैंक यू फॉर टेलिंग। किसी ने कहा वोटिंग के बारे में, वोटिंग से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आज जो अगर 50% वोटिंग में 50% के 50% पे कोई आदमी वोटिंग में इलेक्ट होके आता है और वो अपना विचार सामने रखता है, तो मेरे ख्याल से जो बच्चे ने वोटिंग के बारे में बात की, आई थिंक इट्स ए गुड थिंग। हमारे हिसाब से 100% वोटिंग होनी चाहिए। और इस सिटीजन फोरम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वी शुड प्रपोज दैट पीपल हु डू नॉट वोट, if they do not vote a certain period of time, they should be disenfranchised because they do not have a right to be, उनका राइट नहीं है, उनका हक नहीं है। बिकॉज आप इस देश में रहते हैं तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वी द पीपल आप कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब वी द पीपल है और आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसमें आप खड़े नहीं होते, तो फिर आप किस तहत अपने आप को सिटीजन की हैसियत से यहाँ अपने आप को खड़ा समझते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। सो वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस बच्चे ने कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ। इसके आगे मैं आपको दूसरा वाक्य देता हूँ। वो भी मैंने बताया, एक तो चुभने वाली बात, एक दुखने वाली बात, और आपको एक सहन करने वाली बात मैं बताना चाहूँगा। और सहन करने वाली बात क्या है, मुझको, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, शुरुआत में जब मैं ज्वाइन हुआ, विश्वास को इस बात से पूरी तरह यकीन होगा कि मैंने एक बार फ़ोन किया था और मैंने कहा था कि मुझे केम्स कॉर्नर से फ़ोन आए हैं, यहाँ पर स्क्वाटर्स, उन्होंने के फ़ोन का क्या अर्थ था कि यहाँ स्क्वाटर्स बैठे हैं। स्क्वाटर्स का मतलब ये है कि जिनका घर नहीं है वहाँ पर बैठ के ताश खेल रहे हैं, ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, गंदगियाँ कर रहे हैं। बहुत समृद्ध परिवार की महिला थी, उनसे मैंने अंग्रेजी में उन्होंने बात की, मैंने भी अंग्रेजी में ही उससे बात की। उनका क्या कहना था, इन लोगों की वजह से हम लोगों के घर में गंदगियाँ हो रही हैं, हम नीचे जा नहीं सकते, हम नीचे उतर नहीं सकते। अब आप बताइए, मैंने उनको उस दिन कहा था, और जब मैंने बोला कि आपको सहन करना होगा तो वो मेरे ऊपर चिढ़ गई थी। सेड व्हाई? हमने कहा आपको सहन करना होगा बिकॉज जिस वक्त इस सिटी का निर्माण हो रहा था, जिस वक्त यहाँ पर मेट्रो बन रही थी, जिस वक्त यहाँ पर कोस्टल रोड्स बन रही थी, उस वक्त आपने ये क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रात में सोने के लिए घर नहीं है, जिनको रात में सोने के लिए छत नहीं है। आज जो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, आपको पता है जितनी बड़ी फ्रांस की पॉपुलेशन है, किसी बच्चे को पता है? मैं किसी का क्विज नहीं लेने रहा, 70 मिलियन है जी, 70 मिलियन के आसपास फ्रांस की पॉपुलेशन है। हिंदुस्तान में 70 मिलियन होमलेस हैं। तो आज इसके ऊपर ये आपको अभी जब तक इसका कोई सलूशन नहीं है, आपको सहन करना पड़ेगा। और ये सहन करने वाली बात है कि इन लोगों के लिए हमको एक रास्ता दिखाना है। आज सिटीजन फोरम के सामने चैलेंज है, आई थिंक सिटी के सामने चैलेंज है कि जितने भी, किस बच्चे ने कहा कितने लोग होमलेस हैं, मुझे लगता है होमलेस बहुत ज़्यादा है। और आपको जो अगर सिर्फ आदमी छत के अंदर रहता है उसका ये मतलब नहीं है, जो अगर पोंगल में रहता है तो वो भी होमलेस है। एक के ऊपर एक जानवर रह सकते हैं, लेकिन आदमियों का रहना एक अतिशयोक्ति है, और अतिशयोक्ति के साथ हम आज सहन कर रहे हैं, इस जगह रह रहे हैं। ठीक है, आप लोग इतना गंभीर ना हो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये चीज़ें मैं कहना चाहता था। हमारा बच्चों के साथ बच्चों की आवाज़ को मिलाते हुए मैं भी कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। थोड़ा बहुत जो मैं फादर हो गया हो तो थोड़ा बहुत मेरे भी दिमाग में थोड़ी आइडियाज़ है। आपने जो बताया उसके आगे मैं बोल रहा हूँ। मैं जब से कमिश्नर हूँ, मुझे लगता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम करना चाहेंगे, और ये सिटीजन फोरम को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। सबसे बड़ी छोटी सी बात कहता हूँ, नॉइज़ फ्री। क्या ज़रूरत है साहब हॉर्न बजाना? क्या ज़रूरत है बिना कारण जाके इधर उधर घंटियाँ बजाना?
आप विचार करिए, आपको लगता है आपकी उम्रें कम है, हमारी उम्र में जब रात में मुझको नींद नहीं आती तो सवेरे आके मैं विश्वास जी को डांटने में उतर आता हूँ, क्या विश्वास काम नहीं कर रहे हो? दैट इज़ नॉट बिकॉज कि इट इज़ संजय पांडे, दिस इज़ नॉट बिकॉज कि मी तसा चाहोत, पर रात भर मैं सोया नहीं था. इट्स अ वेरी वेरी मेजर थिंग. अँड आय कॅन टेल यू, जे काही लोक इथे आहेत मुंबईमध्ये, बहुत से लोग रात में नहीं सो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फर्स्ट होम नहीं है, खाना नहीं है, और बाद में नॉइज़ है. जो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, मैं रहता हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो नॉइज़ फ्री मुंबई शुड बी आवर 2030 विजन. अब मुझे नहीं लगता 1-2 दिन में होगा, इसलिए 2030 इसके लोग मानेंगे नहीं, लोग मानेंगे नहीं. उसके साथ ही साथ बहुत से लोगों ने बहुत कोशिश की है. कोई कहता है हम बीच क्लीन कर रहे हैं, मैं उनका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ. भगवान की दया से मेरा नाम मत लिख दीजिएगा, नहीं तो मेरे पीछे चढ़ जाएंगे. बीच आप क्लीन करिए जनाब, लेकिन उस चीज़ का क्या जिसकी सोसाइटी में पिजन को खिलाने के लिए ऊपर से कचरा फेंका जाता है, वो आदमी मेरे से रोज़ रोता है फ़ोन पर. कल मैंने उसको पोस्ट किया आफ्टर 10 days कि भैया इसको संभालो. पिजन्स को खिला रहे हैं जनाब, रोडेंट्स को खिला रहे हैं, चींटियों को खिला रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं. इसका क्या उत्तर है? तो मैं चाहता हूं कि इस तरह का क्लीन सिटी सिर्फ बीचेस ही नहीं होती हैं. फोटोजेनिक फेसेस लेके बीच पे जाकर झोला लेके क्लीन करने से सब क्लीनली नहीं होती है, क्लीनलीनेस नहीं होती. क्लीनलीनेस आपके घर के आजू बाजू होती है. उस घर के आजू बाजू भगवान की दया से आप थोड़ा क्लीनलीनेस की प्रैक्टिस करें. कैसे करेंगे? डिफ़िकल्ट टास्क, हम खुद ही फेंकने वाले हैं, हम क्या करेंगे? लेकिन आप विचार करें. दिस इज़ ए विजन 2030 में शायद हो सके, अभी तो नहीं. दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. सो एनवायरनमेंट के बारे में बात की मैंने नॉइज़ के बारे में बात की. एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि आप लोग विचार करें, क्या हमारा जो ट्रैफिक के बारे में एक बच्चे ने बात की, ट्रैफिक के बारे में किसी ने बात की कि ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए. मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रैफिक के ऊपर क्लैम्प डाउन होना चाहिए. एक लिमिट के बाद द नंबर ऑफ कार्स. एंड मुझे तो सबसे पहले जब मैं बच्चा था, छोटा था, कई बार बोल चुका हूँ, हम तो जब ठीक है थोड़ा बहुत पैसा था तो किसी ने बस कराई थी. जितनी बड़ी आज की इनोवा गाड़ी उतनी बड़ी तो बस हुआ करती थी. तो इतनी बड़ी गाड़ियाँ लेके एक आदमी चलाता है. मैं समझ सकता हूँ, किसी और तहत बता सकता हूँ, कुछ कंट्रीज़ में शायद उसकी उतनी बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है. लेकिन क्या, मैं सियोल गया था और मैं दंग रह गया. जब मैं नीचे उतरा तो नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड द स्कूटर्स इतने ज़्यादा थे. तो मैंने पूछा क्यों? कहते नहीं साहब, हमारे यहाँ रास्ते कम हैं तो हम लोग मोटरसाइकिल से ही जाते हैं. वैसे दे आर वेरी रिच. मतलब उनके जब समर्स में मैं गया, कहीं प्रेजेंटेशन देने गया था IT का, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सियोल में, लेकिन लोग मोटरसाइकिल से जाते. किसी बच्चे ने कहा साइकिल से जाना चाहिए. तो दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू. कार के ऊपर एक डेंसिटी के हिसाब से कैप होनी चाहिए. जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है जिस एरिया में, उसमें कैप होना चाहिए कि इससे ऊपर कार नहीं होगी, और नहीं तो उसे कार लेना नहीं चाहिए. नहीं तो साहब हमारे ट्रैफिक वाले सिर्फ हाथ ही दिखाते रहेंगे और ट्रैफिक का सिग्नल लाल पीला होता रहेगा. फाइन हम कलेक्ट करते रहेंगे, शायद एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी रोड्स पार्किंग लॉट हो जाएंगी और हम लोग अपने घर में बैठे रह जाएंगे. तो आप सोचिए, वी विल बिकम ए पार्किंग लॉट. सो इफ़ वी डू नॉट पुट a restriction on the cars. Next is that we should look at. अब यहाँ पर बिल्डर कोई नहीं है, मुझे लगता है सारे प्रिंसिपल लोगों में से तो कोई बिल्डर नहीं होगा. क्यों विश्वास बिल्डर तो नहीं है ना यार. मेरा ये मानना है कई जगह बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ बन चुका, बहुत कुछ कमा चुके. अब उनको छोड़ो. आप देखिए परेल में, आप देखिए नायगांव में जगह है, बनाए डालने हैं साहब, ऊपर से ऊपर चले जा रहे हैं. मेरे यहाँ एक फैमिली आई थी, अब मैं उसका उत्तर दूंगा तो फिर मेरे खिलाफ कुछ कोई बोलेगा. मेरा कहना है कि कंस्ट्रक्शन फ्री जोन्स होने चाहिए. कंस्ट्रक्शन फ्री जोन्स होने चाहिए जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करिए साहब. बहुत हो गया, इनफ दैट वी आर हैविंग हियर. हम आदमी की तरह आज रहना ही भूल गए.
एक 3 लेडीज़ आई थी NM जोशी से, मेरे को बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थी कि साहब हमारे नीचे बहुत बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। मैंने बहुत बदतमीज़ी से कहा, एक्चुअली बदतमीज़ी ही कहना चाहिए, उनसे मैंने कहा आप आदमी की तरह नहीं रहते हैं। तो मेरी तरफ ऐसे देखा, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप देखिए, जो आदमी है वो आदमी तो ज़मीन में रहता है, पक्षी पेड़ पे रहते हैं। आप 17 माला में पक्षी की तरह रहोगे और बात करोगे आदमी की, तो मैं क्या करूँगा। तो वो मेरे से नाराज़ होकर चली गई, फिर लौट के नहीं आए, वो आएंगे नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि भाई कंस्ट्रक्शन फ्री जोन्स, नॉइज़ फ्री जोन्स आपको होने चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं कहीं कार फ्री जोन्स भी होने चाहिए, जहाँ आप साइकिल से जाएं। ये मेरा विजन है। फाइनली क्लीन तो होना ही चाहिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो कि मैं एज ए इनिशिएटिव करना चाहता हूँ, जो स्कूल के प्राध्यापिकाएँ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ स्कूल की हैसियत से खड़ा हूँ। अब ये समझ लीजिए मेरे घर में इतना पैसा नहीं था कि मैं जाके कहीं पर इंजीनियरिंग कर सकता, कहीं पर जाकर कोई एग्ज़ाम दे सकता। ये सब आज स्कूल की हैसियत से है। मेरी टीचर, उनका मैं सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने मेरे ढूंढ के, जब मैं DG बना या कमिश्नर बना, तो उन्होंने फैज़ाबाद से मुझको मैसेज भेजा, और मैं आभारी हूँ ऐसे लोगों का जिन्होंने मुझे आज पैर पे खड़ा किया। तो टीचर्स की बहुत बड़ी जवाबदारी है, टीचर्स की बहुत बड़ी जवाबदारी है। आप अभी तालियां ना बजाएं, अभी तालियां ना बजाएं, मैं आपकी जवाबदारी डिफाइन कर रहा हूँ। जो डिफाइन करने के बाद आपको अच्छा लगे तो ज़रूर तालियां बजाएं। कहने का मतलब ये है, आज देश का भविष्य आपके हाथ में है। आप अपने बच्चे का, जो अगर अपने स्टूडेंट का ग्रेड किसी कारणवश चेंज करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप उसको करप्शन करवा रहे हैं। सुनिए इसको, आप उसको करप्शन करवा रहे हैं। बिना बच्चे को, जो बच्चे की क्वालिफिकेशन नहीं है, उसका आप एडमिशन करवा कर उसको किसी तरह से स्कूल में पहुंचा रहे हैं, आप करप्शन करवा रहे हैं। आज इस बच्चे को जब आप स्कूल में जाते हैं, आपको सैलरी मिलती है, प्रिंसिपल्स आपके यहाँ टीचर्स हैं, उनको आप सैलरी देते हैं, आपको क्या सिखाना चाहिए बच्चों को। आज भी मैं इस चीज़ से, और जो चीज़ मैंने कहा अपने सिटीजन फोरम को, कि साहब छोटी चीज़ें आप ज़रूर सिखाइए बच्चों को। आप ये सब केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे कुछ नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग जो आज के बिलियंस ऑफ रुपीज़ बना के बैठे हैं, उन्होंने शायद ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ी, हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, और कहीं शायद स्कूल में भी नहीं गए। तो आपको क्या सिखाना चाहिए। मेरी तरफ से जो अगर आप एक बूढ़े आदमी का सुनना चाहें, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको एथिक्स सिखाएं, कि बच्चे जब रोड पे चलो तो क्या आपका जनजीवन के साथ क्या आचरण होना चाहिए, एथिक्स सिखाएं। एथिक्स मतलब ये है कि जो अगर कोई आदमी आपके साथ सौजन्य से पेश आ रहा है, तो आप भी उसके साथ सौजन्य से पेश आएँ। किसी भी तरीके का अंडरहैंड काम मत करें। करप्शन करने से, अपने नंबर बढ़वाने से, पिताजी का वसीला लगाने से स्कूल में मत जाएं। ये एथिक्स है। और मॉरल साइंस है कि भाई जो आपको अंतरात्मा को सही है आप वो करें। आप मेरी से आपसे यही 2 चीज़ों की गुजारिश है, टीचर्स महोदया और टीचर्स जो यहाँ पर उपस्थित हैं, कि यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ एथिक्स एंड मॉरल साइंस अमंग द वेरी स्मॉल। और हमारा ये विजन है इस सिटीजन फोरम का। मैं चाहूँगा कि दीवान साहब को और वर्षा ताई को और हमारे यहाँ पर जितने लोग हैं, टू एंश्योर दिस काइंड ऑफ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हिंदी में इस तरह का एजुकेशन हम किंडरगार्टन मतलब नर्सरी से 5वीं क्लास तक, फर्स्ट उसके ऊपर नहीं जाना है। 5वीं क्लास के बाद आदमी, मुझे लगता है उतने तक हमको ये बेसिक चीज़ें बतानी है। जो अगर हमें मूलभूत एजुकेशन दे सके बच्चों को, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। और आगे का विज़न जो बच्चों ने आज यहाँ बताया है, उस विज़न को साक्षात्कार करने में सक्षम होंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने बहुत देर मेरे को सुना, मैंने चुभने वाली बातें की, मैंने सुनने वाली बातें की। अब सुखद बात भी बताता हूँ। सुखद बात सुनिए। सुखद ये है कि ये फोरम आगे मुंबई में कार्यान्वित रहेगा। और मैं आज बच्चों को मैंने सुना है 29 तारीख को, मैंने 29 तारीख की तारीख बहुत स्पेसिफिक सुनी है। 30 तारीख को मैं खुद सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा, तो 29 तारीख को मैं सीनियर सिटीजन्स का विजन यहाँ पर रखूँगा। आई रिक्वेस्ट ऑल द प्रिंसिपल्स ऑल्सो, दे आर इन्वाइटेड, दे कैन कम हेयर। आप आएँ और प्लीज़ लिसन टू अस 29th of June। थैंक यू।